गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैकियावेली वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से रिलेटेड है। जिस तरीके से हमने प्लेटो और अरस्तू सिसरो को स्टडी किया है, डिस्कस किया है, ठीक वैसे ही मैकियावेली को भी इसी तरीके से डिस्कस करना होता है। उसकी बायोग्राफी, उसके पॉलिटिकल व्यूज़, उसके खुद के सेल्फ ओपिनियन ह्यूमन नेचर को लेकर के हम सब में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैकियावेली एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से ही रिलेटेड है। और अगर यहाँ पे मैकियावेली की बात करें तो रेनेसा यानी कि रेनेसा बेबी, ये कि पुनर्जागरण का शिशु, बेबी ऑफ रेनेसांस को माना जाता है। क्योंकि जब हम चर्च स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं, अभी मैंने वो लेक्चर तैयार नहीं किया, लेकिन हाँ बीच में वो लेक्चर तैयार होगा, आप लोगों को समझाया जाएगा उसके बारे में भी कि स्टेट और चर्च का क्या कंट्रोवर्सी थी उस चीज़ को लेकर। लेकिन उसके बाद जब रिव्यू होता है, नए आधुनिक जागरण का जब मतलब उदय होता है, उसको स्टार्ट किया जाता है, तो मैकियावेली से भी स्टार्ट समझते हैं। जैसे हम इंडियन थॉट में हम राजा राम मोहन राय से आधुनिक युग को स्टार्ट करते हैं, ठीक वैसे ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में हम मैकियावेली से स्टार्ट करते हैं उसको। जैसे इसमें अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें इसके ह्यूमन नेचर को लेकर के, तो मैकियावेली के अनुसार मानव बहुत स्वार्थी, चंचल और लोभी होते हैं। समय आने पर वह स्वार्थी बन जाता है और वह बहुत महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस होता है। उसके अनुसार मानव एक ऐसा प्राणी है जिसके सामने अगर उसके पिता की हत्या कर दी जाए तो वह भूल सकता है, मगर अगर उसकी कोई भी जो संपत्ति यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है उसको वो छीनता है तो उसे वो पूरी उम्र नहीं भूलता। यानी कि ह्यूमन नेचर से ही जो मतलब इंसान है वो एक ऐसा नेचर लिए हुए है कि अगर उसकी प्रॉपर्टी कोई भी छीनता है तो वो छीनने वालों को कभी ताउम्र भूल नहीं सकता। तो वो उसे बदला लेने के लिए या अपनी वापस प्रॉपर्टी लेने के लिए वो मतलब उसको फोकस करते रहता है उस। लेकिन उसी बीच में अगर उसके फादर की कोई डेथ करके चला जाता है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो वो उससे कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद मतलब भूल जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी से हुआ नुकसान वो कभी नहीं भूल पाता है। तो मैकियावेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे ह्यूमन नेचर इसी तरीके का होता है। उसने अपने खुद के सेल्फ ओपिनियन से बताया है, क्योंकि ये जो इनके खुद के ओपिनियन होते हैं ये एक्सपीरियंस बेस पे होते हैं। ये चीज़ उन्होंने मतलब ऑब्जर्व की हुई होती है। ये चीज़ वो देखते हैं कि जैसे ह्यूमन नेचर है वो कैसे कैसे होता है, क्या मतलब वो चीज़ वो एनालाइज करते हैं। क्योंकि फ़िलोसफर बिल्कुल फैक्ट के आधार पर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फैक्ट के आधार पर चीज़ों को बोलते हैं। वो कभी भी इमेजिनेशन के बेस पर अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड नहीं करते हैं। हर चीज़ जैसे थॉट की बात हो, चाहे वो ओपिनियन की बात हो, सेल्फ ओपिनियन की बात हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एडवाइस ऑफ फॉर गुड गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। गुड गवर्नेंस मतलब एक अच्छे शासन की उन्होंने क्या क्या एडवाइस बताई, एक अच्छे शासन में कौन कौन सी मतलब फीचर्स क्या कैसी होती है। सबसे पहले इसमें है कि अधिक शक्ति का अर्जन करना। मैकियावेली के अकॉर्डिंग एक अच्छा शासन वही होता है जो हर एक नए दिन अपनी जो पावर्स होती है उनको इंक्रीज़ करता रहता है। उसका जो डाटा, उसका ग्रोथ है वो ग्रोथ में लाता रहता है उस पावर को, मतलब ख़त्म नहीं होने देता है एक स्टेट की जो भी पावर होती है। उसके बाद दूसरा है सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। यानी कि गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा जो एडवाइस वो देते हैं कि गुड गवर्नेंस वही होती है जहाँ पर राजा सिंह और लोमड़ी की तरह चालाक होता है। सिंह की तरह पावरफुल और लोमड़ी की तरह बहुत चालाक यानी कि शार्प माइंड का होता है। तो वो मतलब ऐसे ऐसे गुणों को उनको उसके पास होने चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो वो एक अच्छा किंग नहीं हो पाएगा, एक अच्छा गुड गवर्नेंस वो वहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तीसरा यहाँ पे कानूनों का कठोरता से पालन करना। देखिए गुड गवर्नेंस वही होती है, चाहे मैकियावेली के अकॉर्डिंग है, मेरे सेल्फ ओपिनियन के अकॉर्डिंग है, और हर एक जो इंसान है वो जो गुड गवर्नेंस के लिए अपने खुद के ओपिनियन रखता है वो यही कि जो रूल होते हैं वो स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया जाना चाहिए। यानी कि उनको बिल्कुल लचीला, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कानून में वो नहीं होनी चाहिए। कानूनों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, तभी वो एक गुड गवर्नेंस को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। फोर्थ इसमें राष्ट्रीय सेना का गठन। यहाँ पे मैकियावेली ने एक एडवाइस दी है गुड गवर्नेंस के लिए कि नेशनल लेवल पे फोर्स को इस्टेब्लिश करा जाना चाहिए, ताकि वो पूरी तरीके से जो स्टेट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। कोई भी प्रॉब्लम है, बाहर से अटैक की प्रॉब्लम है या पीस की प्रॉब्लम है, शांति बनाए रखने की प्रॉब्लम है, या कोई भी मैनेजमेंट ऐसा है जो पूरे स्टेट को मैनेज करने का जो भी वर्क और ड्यूटीज़ होती है वो एक नेशनल फोर्स के थ्रू कंप्लीट की जाती है। तो एक अच्छे शासन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके पास एक खुद की अपनी नेशनल लेवल की फोर्स होती है जो एक ही ऑर्डर पर उनको फॉलो करती है, पूरी तरीके से मैनेजमेंट वहाँ पे बनाती है। नेक्स्ट है सम्मानपूर्ण आचरण। गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने बोला है कि वहाँ पे रेस्पेक्टफुल एक मतलब बिहेवियर लोगों का आपस में होना चाहिए, वही एक गुड गवर्नेंस होती है। चाहे वो डिपार्टमेंट, चाहे वो उसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिस की बात करें, लेजिस्लेटिव की बात या जुडिशल की बात करें, इन तीनों में ही वहाँ पे रेस्पेक्टफुल बिहेवियर एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। चाहे बात सीनियर की हो या जूनियर की हो,
उसके बाद नेक्स्ट है चापलूसों से दूर रहना। एक अच्छे शासन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो जितने भी चापलूसी करते रहें वो ऐसे लोगों से वो अपने आप को दूर रखता है, क्योंकि चापलूसी इधर से उधर बात को घुमाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो आपके राज्य के, आपके स्टेट के छोटे से छोटे सीक्रेट जो बातें होती है वो इधर से उधर घुमा देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही इसमें सबसे बड़ी गुड गवर्नेंस का एक पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट है कला और साहित्य में रुचि। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टेट है वो आप चारों तरफ से प्रोटेक्ट तो कर रहे हो, हर तरीके का आप मतलब जो नीड है उसे प्रोवाइड करा रहे हो वहाँ के सिटीजन्स को, लेकिन उसके साथ साथ ही वहाँ के सिटीजन्स का जिस चीज़ में रुचि है, जिस चीज़ में यानी आर्ट के एरिया में, आर्ट के डिपार्टमेंट में या लिटरेचर से रिलेटेड जितनी भी वहाँ पे रुचियाँ लोगों के बीच में होनी चाहिए वो वहाँ पे रखनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जैसे कल्चर एक्टिविटी हो स्टेट में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, इस तरह की, यानी कि इस तरह से रिलेटेड कुछ ऐसे वहाँ पे प्रोग्राम लगातार होते रहने चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संतुलन है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मतलब एक तरीके से उसको मैनेज करके रखना है। जितने भी बाहर के जो भी अदर कंट्रीज़ होते हैं, अदर स्टेट होते हैं, उनके साथ कैसा संबंध उन्हें बनाना है, कैसे उनको रिलेट करना है उनके साथ में, मतलब ट्रेड के आधार पर या फिर पॉलिसी के आधार पर या कोई भी ऐसे सबमिट के आधार पर। तो एक अच्छे शासन का एक सबसे बड़ी एडवाइस वो इसीलिए देते हैं कि एक स्टेट को सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नल रूप से भी अपने आप को मतलब प्रोग्रेस करनी चाहिए, अपने आप को वहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ये सारे के सारे जितने भी आर्ट टाइप के आपको पॉइंट बताए थे, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये सब के सब एक गुड गवर्नेंस के लिए इन्होंने एडवाइस दी है, जो स्पेशली एक अच्छे शासन को बनाने में कामयाब होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बायोग्राफी, यानी कि थोड़ा सा मैकियावेली की बायोग्राफी को रिलेटेड हम बताते हैं कि देखिए इसका पूरा नाम निकोलो मैकियावेली है, जिनका जन्म 3 मई 1459 यानी कि 1469 को हुआ था और 21 जून को और 21 जून 1527 को इनकी डेथ हो चुकी थी। और इटली का राजनयिक व राजनीतिक, दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि व नाटककार इनको बोला जाता है। साथ साथ में जैसे लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि पुनर्जागरण काल का मतलब एक तरीके से शिशु भी माना जाता है, तो पुनर्जागरण काल के इटली का एक प्रमुख व्यक्तित्व भी माना जाता है। और इसके लिए एक वर्ड ये भी यूज़ होता है कि ये इटली का चाणक्य भी बोला जाता है। इसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त, इतनी इफेक्टिव है कि वहाँ पे स्टेट इटली के चाणक्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। वह फ्लोरेंस रिपब्लिक का कर्मचारी था और एक कूटनीतिज्ञ यानी कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिशियन, फिलोसफर, यहाँ तक कि संगीतज्ञ, कवि, नाटककारी, इन सब में इनकी रुचि थी। तो इन सब से रिलेट वो करता है, यानी कि आप इसमें स्पेशली वो पॉलिटिशियन नहीं था, फिलोसफर नहीं था, उसके साथ साथ वो डिप्लोमेटिक भी था। जैसे हम उसको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इटली का चाणक्य बोलता है क्योंकि उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी, जैसे इंडिया में जो चाणक्य था उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त थी, इसी तरीके से इटली का जो चाणक्य है मैकियावेली, उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी ज़बरदस्त है, इसी वजह से वो वहाँ का चाणक्य बोला जाता है। सो ये इसकी बायोग्राफी से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हर एक फ़िलोसफर के बारे में आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हाँ उसका जन्म कहाँ से, क्या बैकग्राउंड था, और उसके साथ साथ में उसके जो ओपिनियन थे किसी भी स्टेट को लेकर के, ह्यूमन नेचर, स्पेशली ह्यूमन नेचर को लेकर के उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये सब बातें आपको हमें पता होनी चाहिए। तो मैकियावेली इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सब पढ़ोगे प्लेटो और अरस्तू, सिसरो इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो मॉडर्न जो पीरियड आता है आधुनिक काल में, मैकियावेली सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। सो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया पूरी तरीके से मैकियावेली, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रहेगी इसकी, देखिए मैकियावेली की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे में डिस्कस ऑफ लिवी है, प्रिंसेस, आर्ट ऑफ वार, ये तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, वर्ल्ड फेमस है, इंडिया के लेवल पे भी, बाहर के लेवल पे भी, अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती हैं। म्यूज़ियम वगैरह में भी इनको मतलब एक्सप्रेस करके रखा जाता है, बताया जाता है कि मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है, पब्लिश की गई है। तो एक मेन इंपॉर्टेंट बुक्स मानी जाती हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट्स में आते हैं कि डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी या द प्रिंसेस या आर्ट ऑफ वार किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको आप इग्नोर नहीं करना है, रिप्लेस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है। ये तो आज के लेक्चर में हमने मैकियावेली को कंप्लीट किया है, और इससे रिलेटेड जो भी मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपको नेक्स्ट में हम मतलब मॉडर्न से रिलेटेड जितने भी मैकियावेली के बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए यही लेक्चर कंप्लीट है। थैंक यू।